अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। इस प्यारे से चैनल के ऊपर आपका वेलकम है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी को, और वेलोसिटी में हम डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, और इसके बहुत सारी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हम लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आज बड़े कंसंट्रेट के साथ इस लेक्चर को देखना है, बड़े फोकस करके इस लेक्चर को सुनना है, क्योंकि आज हम इस लेक्चर के अंदर बहुत सारी नई चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ये वेलोसिटी का जो लेक्चर होगा, ये वेलोसिटी का लेक्चर 9th क्लास की वेलोसिटी वाली लेक्चर की तरह नहीं होगा। तो इसलिए आज हमारे जो न्यू करिकुलम आया है फर्स्ट ईयर क्लास फिजिक्स का, उसके अकॉर्डिंग भी ये लेक्चर है। और इसके अलावा इंशाल्लाह हम इस लेक्चर के अंदर पंजाब टेक्स्ट बोर्ड और केपी के टेक्स्ट बोर्ड को भी कवर करने वाले हैं। देखिए वेलोसिटी क्या है, आप सबने सुना होगा कि भाई सर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये है क्या, यहां पे इसको देख लेते हैं जरा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सवाल ये आता है कि सर वेलोसिटी है क्या। तो एक बात याद रखिएगा, वेलोसिटी आपके पास है रेट ऑफ चेंज इन, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये आपके पास हो गया रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सो दिस इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट जो है, लेट सपोज कि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये मूव करता है, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट डी कवर करता है। अब ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट बी तक कितना फासला तय करता है और कितने टाइम में करता है, इसे हम वेलोसिटी कहते हैं। देखिए कितना फासला तय करता है और कितने टाइम में करता है, इसे हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी की एक और डेफिनेशन जो बड़ी मशहूर है और हम उसको लिखते भी हैं, तो डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है, देखिए जी, वो हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है कि भाई हाउ फास्ट एंड स्लोअर ऑब्जेक्ट, मतलब ये है कि कितना तेज और कितना स्लो हमारा ऑब्जेक्ट चलता है, वेलोसिटी इस चीज को शो करती है, ठीक है जी। वेलोसिटी हमारे पास की एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है। ऑब्जेक्ट का कितना डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है कितने टाइम में, इसे वेलोसिटी कहा जाता है। अगर हम इसकी फॉर्मूला की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है, अगर हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, तो उसका डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला हमारे पास आता है कुछ इस तरह से, ठीक है जी। वेलोसिटी को शो किया जाता है v ऊपर एरो, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और नीचे हमारे पास आता है द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो डेल r लिखा हुआ है, ये डेल r इक्वल होता है आपके पास r2 माइनस r1 के, ठीक है जी। और जब हम इस डेल r की जगह पर इसको पुट करते हैं तो ये होता है r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय t, एंड t इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो हम इसको सिर्फ t लिखते हैं, t2 माइनस t1 नहीं लिखते हैं। तो ये आपके पास एक वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है। r यहाँ पे किसको शो करता है, r यहाँ पे शो करता है डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है जी। और r2 का मतलब और r1 का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि r2 r1 का मतलब क्या है। देखिए r2 r1 का मतलब होता है इनिशियल और फाइनाइट पोजीशन। यहाँ पे ये जो पोजीशन है ये r1 कहलाएगी, और यहाँ पर आकर जो पोजीशन होगी वो r2 की रहेगी। सो दिस इज नोन एज r1 एंड r2, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर यूनिट की हम बात करते हैं, ये स्टूडेंट्स अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, ये आपके पास जो वेलोसिटी होती है एक एवरेज वेलोसिटी होती है। ये आपके पास जो वेलोसिटी होती है ये एवरेज वेलोसिटी होती है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टोटल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है और टोटल टाइम हमें कितना लगा। जैसे कि फर्ज करो मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ से यहाँ पर मूव करता है,
इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगा, लेट सपोज जो t1 इसको लगा वो लगा 10 सेकेंड्स, ठीक है। और इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की r इज इक्वल टू 1 मीटर की। फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसने जो टाइम लगा वो 20 सेकेंड्स लगा, और इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की वो 2 मीटर की। यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुंचने में 2 मीटर किया। तो अब इसमें पूछा जाएगा कि बताओ उसकी वेलोसिटी क्या है। तो इसमें सिंपल क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें होता है कि टोटल टाइम कितना है, 20 + 10 इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा R1 और R2 हमारे पास की 2 - 1, so it will be equal to 2 - 1, so 1 divided by 30 will be the displacement velocity of this object, ठीक है। इससे हम एवरेज वेलोसिटी इस तरह से मालूम कर सकते हैं कि v is equal to 1/30। तो ये आप इस तरह से इसको एवरेज वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जहां तक ऑब्जेक्ट चला है वहां तक ऑब्जेक्ट की रफ्तार कितनी थी मैक्सिमम। तो हर पॉइंट पे इसकी जो मैक्सिमम, अब लेट सपोज कि 1 डिवाइडेड बाय हम 30 करते हैं, हमारा आंसर आता है 0 पॉइंट, ठीक है। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.001। लेट सपोज कि हमारा ये आंसर आता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी हर पॉइंट के ऊपर वो 0.001 मीटर पर सेकेंड थी। दिस इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। एक एवरेज स्पीड आपके ऑब्जेक्ट की ये थी। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम आगे चल सके। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो अब इसका हम सिलेक्ट करते हैं ज़रा। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट में इसमें जो फॉर्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। अब इसी फॉर्मूले से हम इसका यूनिट भी बना सकते हैं इस तरह से कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इन SI यूनिट। अगर हम CGS सिस्टम में इसकी बात करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर हम FPS के अंदर बात करते हैं तो FPS के अंदर जो उसका यूनिट होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा फुट पर सेकेंड। अब इसकी डायमेंशन की अगर बात करते हैं कि व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन बड़े आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके डायमेंशन की अगर बात करते हैं सो डायमेंशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी, देखिए जी, डायमेंशन का जो फॉर्मूला है वो है v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा आपने। डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो मीटर है और टाइम का जो यूनिट है वो सेकेंड है, ठीक है। अब आपने क्या किया, मीटर किसका यूनिट होता है लेंथ का, तो L लिख दिया। सेकेंड किसका यूनिट होता है टाइम का, तो आपने यहाँ पे T लिख दिया। अच्छा, T को आप इनवर्स ऊपर लेके जाएंगे कुछ इस तरह से और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो LT पावर -1 विल बी द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ये डायमेंशन किसकी होगी, वेलोसिटी की होगी। LT पावर -1 विल बी द डायमेंशन फॉर वेलोसिटी। क्लियर है यहाँ तक? ये तो हो गई बड़ी आसान सी बातें, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक और हमारे पास टाइप होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, ये किस बला का नाम है, जरा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास है कि कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट था वो चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, पॉइंट A से,
और पॉइंट बी तक वो चलता रहा। अच्छा यहाँ लेकिन इसकी जो स्पीड थी इस पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक वो सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर पर सेकेंड थी। मतलब ये अमेरिका में मूव कर रहा था, पाकिस्तान में अगर होता तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे खड्डे भी होते हैं, ट्रैफिक भी आते, स्पीड ब्रेकर भी आते, बच्चे भी सामने आ जाते। तो ये वहाँ के बड़े स्मूथ रोड है इसलिए वो वहाँ पर मूव कर रहा था और इसकी जो वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकेंड रही इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान में। सो दिस टाइप ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए यहाँ पर जो वर्ड यूनिफॉर्म है ना, ये यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, इसका मतलब ही सेम है, ठीक है, इसका मतलब ही सेम होता है। तो इसलिए इस वेलोसिटी को कांस्टेंट वेलोसिटी कहा जाता है। वेरिएबल वेलोसिटी की अगर बात करते हैं हम, तो वेरिएबल वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है, वेरिएबल वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, लेट्स सपोज कि अब आप पाकिस्तान के अंदर हैं और कार चला रहे हैं, ठीक है, अब आप पाकिस्तान में हैं और एक कार चला रहे हैं। तो ये ज़रा मैं कार बना देता हूँ। ये कार यहाँ से यहाँ पर मूव करती है, इस पॉइंट में इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पर आकर इसकी वेलोसिटी हुई 40 मीटर पर सेकेंड और इस पॉइंट पे आकर इसकी वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान में मूव तो कर रहा है लेकिन इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेरिएबल वेलोसिटी। हम यहाँ लिख सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी of an object known as variable वेलोसिटी, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कहा जाता है वेरिएबल वेलोसिटी। फॉर्मूला सबके सेम ही होते हैं। अब हम बात करते हैं ज़रा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस को हम बात कर लेते हैं ज़रा, इसका स्क्रीनशॉट लें, ले लिया, आगे चलें, ओके जी। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। सो व्हाट इज मीन बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मुझे उम्मीद है ये आपको बेसिक बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे सर आप ये क्या पढ़ा रहे हैं। अब ये आती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख दें फिर हम आगे चलते हैं। देखिए जी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी भी एक मखसूस या स्पेसिफिक पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। जैसे कि फर्ज करें आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हमने कहा कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस पॉइंट पर क्या होगी, तो दिस विल बी द वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है। इसका जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वो फॉर्मूला ज़रा लिखा जाता है, डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसका फॉर्मूले की हम बात अगर करें तो वो फॉर्मूला लिखा जाता है वी इंस्टेंटेनियस लिमिट एंड टाइम अप्रोचेस टू जीरो
इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी। ये आ गया डिफरेंशिएट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सवाल ये आता है कि सवाल आता है और हमारे जहन में बार बार आता है, यहाँ पर t अप्रोचेस टू 0 का मतलब क्या होता है। ठीक है, t अप्रोचेस टू 0 का मतलब क्या होता है। एक बात याद रखना, अब देखो हमने कहा था कि भाई ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इस पॉइंट पर क्या होगी। अब यहाँ से फर्ज करो, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो ऑब्जेक्ट को टाइम लग रहा है वो 10 सेकेंड्स लग रहे हैं। ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकेंड। हमने कहा कि ये जो 8 सेकेंड है ना, 8वां सेकेंड, लेट सपोज कि ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम हो गया है? 8 सेकेंड हो गए। ये जो 8वां सेकेंड है, इस 8वें सेकेंड के अंदर हमें इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चाहिए। तो 10 के हिसाब से एक बहुत छोटा है। ठीक है, मतलब ये इसमें ये नहीं होता कि टाइम बिल्कुल 0 हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहां पर, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि टाइम इज वेरी 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 स्मॉल। टाइम हम जिसके अंदर इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब जिस हिस्से में, जिस टाइम की जिस हिस्से में हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मालूम कर रहे होते हैं वो टाइम का हिस्सा बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, और इस वजह से हम ये कहते हैं दैट लिमिट टाइम अप्रोचेस टू 0। ठीक है, समझ में आया कि टाइम अप्रोचेस टू 0 का मतलब ये नहीं है कि टाइम 0 हो गया। टाइम तो 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के जिस हिस्से में मालूम कर रहे हैं, टाइम का वो हिस्सा बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। सो हम ये कहते हैं कि लिमिट टाइम अप्रोचेस टू 0। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर बताएं आप, हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मालूम कैसे कर सकते हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस को किस तरह से। देखो इंस्टेंटेनियस मालूम करने का एक जरा दूसरा तरीका है। अब वो तरीका क्या है, मैं आपको जरा बता देता हूं कि किस तरह से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मालूम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की। हमने कहा कि जो एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, हमने कहा कि जो ऑब्जेक्ट है एस इज इक्वल टू, मैं उसको आगे और आपको डिफाइन करूंगा जब हम ग्राफ पढ़ेंगे। हमने कहा कि जो ऑब्जेक्ट है भाई, उसकी डिस्प्लेसमेंट है आपके पास टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर, टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर। हमने कहा कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट है और हमें जो मालूम करनी है वेलोसिटी वो 8t इज इक्वल टू 1 सेकेंड मालूम करनी है, एंड 8t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स मालूम करनी है। ठीक है, 8t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड मालूम करनी है। तो देखें अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला हमारे पास है वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी आर डिवाइडेड बाय डी टी। ओके, सो डी आर, आर हमारे पास क्या है, मतलब एस इज इक्वल टू आर, सो आर हमारे पास है टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर। सो डिफ्रेंशिएट हमने किया इसको, सो टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर हो गया एंड डिवाइडेड बाय हमने डी टी कर दिया। अच्छा जी, अब आगे चलें। अब हम इसको मैं अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर लेता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो। जैसे कि अगर डी टी क्यूब का डिफ्रेंशिएट हम करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 3t। ठीक है, अगर विद रिस्पेक्ट टू डी टी, विद रिस्पेक्ट टू डी टी, और अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं 60 स्क्वायर का, सो इट विल बी इक्वल टू डी 6t स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल, लेकिन डिफ्रेंशिएट में एक बात याद रखनी, जो पावर होती है हमेशा पहले आ जाती है ना। सो 2 6 12 हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 12t। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि इज इक्वल टू 3t, ये वाली ना 3t पे ला गया, सो ये हो जाएगा 3t, और ये हमारे पास फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस, और ये आ गया 12t। अब हमने मालूम करना है 8t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 8t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो t की जगह आपने 1 रख देना है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 1, सो इट विल बी इक्वल टू 3 माइनस 12। तो आंसर हमारे पास आएगा डियर स्टूडेंट्स माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि हमारी जो वेलोसिटी थी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड ऑब्जेक्ट की, वो थी माइनस 9 मीटर पर सेकेंड।
क्लियर है? आगे चलें। आगे चलते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट लें 1 2 एंड 3। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखें ज़रा आगे हम चलते हैं। अब हमने मालूम करना था एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो हम वो भी मालूम कर सकते हैं, बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने मालूम करना है, अब हमने कब कहाँ मालूम करना है, हमने मालूम करना है एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। अब 3 सेकेंड के ऊपर मालूम करना है। इक्वेशन जो हमारी बनी थी वो बनी थी 3t माइनस 12t। ठीक है, अब t की जगह आपने 3 पुट कर देना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी, और ये हो जाएगा 9 और ये आ जाएगा हमारे पास 3 39 36। ठीक है जी, अब 9 माइनस 36 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 20 माइनस का 27 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो माइनस है ना, ये हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट आपका जो था वो जो मूव कर रहा था उसने ब्रेक लगा लिए थे, तभी माइनस के अंदर आंसर आया है। क्योंकि ऑब्जेक्ट वेलोसिटी जो है हमारे पास जीरो भी हो सकती, माइनस भी हो सकती है। जीरो तो हो सकती है लेकिन ये माइनस भी हो सकती है। ठीक है, माइनस इसीलिए हो सकती है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका आंसर आप लोगों के सामने आया है। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम इस तरह से फाइंड आउट किसी भी ऑब्जेक्ट की कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने डिस्कस किया वो डिस्कशन किया कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल क्या होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो हम क्या कहते हैं। तो अब आगे चलते हैं जरा। देखिए जी, अब हम पढ़ते हैं एक बड़ी ही प्यारी बात कि एवरेज एंड एक बड़ा ही प्यारा जुमला अक्सर मेरे आंखों के सामने से गुजरता है और बच्चे उस पर परेशान हो जाते हैं। वो जुमला जो होता है ना वो ये होता है कि एवरेज ऐसा नहीं होता कि हर बार एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हो, वेलोसिटी आर इक्वल, एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर इक्वल, लेकिन हमेशा ये नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है यहाँ तक। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। अब हमने कहा कि भाई इस ऑब्जेक्ट की जो एवरेज वेलोसिटी है वो है लेट सपोज कि 20 मीटर पर सेकेंड। वही कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमने कहा कि भाई इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, तो ये इंस्टेंटेनियस के लिए हमने मालूम किया, तो हमारे पास आंसर आया 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमने कहा कि भाई ठीक है कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अब इक्वल है। लेकिन एक बात याद रखना, जब एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल होती हैं तो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है प्यारे बच्चों वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है। ठीक है, किस में होता है? वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है। ठीक है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस इक्वल होकर ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी बनती है। यूनिफॉर्म ऑन द सेम मतलब एवरेज भी वो और इंस्टेंटेनियस भी वो। तो जब एवरेज और इंस्टेंटेनियस इक्वल होती हैं तो क्या बनाती हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अगर आपका ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, अगर आपका ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और हम ये कहते हैं कि भाई हमें ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी उस पॉइंट के ऊपर चाहिए, अब आपका ऑब्जेक्ट है ना एक वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो क्या यहां पर इस वक्त ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड की होगी? तो इसका जवाब है नहीं, हर बार ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभार ऐसा हो सकता है, ये कभी कभार जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस इक्वल हो सकती हैं। अगर ऑब्जेक्ट एवरेज आपका वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वो इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो हम यहां एक पॉइंट लिख देते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इफ एन ऑब्जेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पेपर्स के अंदर भी आता है MCQs में। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग वेरिएबल मतलब विथ वेरिएबल वेलोसिटी, हम यहाँ लिख देते हैं विथ वेरिएबल वेलोसिटी
विथ वेरिएबल वेलोसिटी, सो एवरेज वेलोसिटी विल बी नॉट इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वेरिएबल वेलोसिटी के साथ तो याद रखना उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो उसके इंस्टेंटेनियस के इक्वल नहीं हो सकती। हाँ, अगर यूनिफॉर्म के साथ मूव कर रहा है तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स इस ग्राफ की तरफ। ठीक है, इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं, जरा आगे चलें। देखिए, ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो ग्राफ्स अगर हम बनाते हैं तो एक बात याद रखना, ग्राफ हमेशा दो लाइन बनते हैं, मतलब दो एक्सिस के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, और कुछ इस तरह से ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है और ये आपके पास वाई एक्सिस होता है। जब हम वेलोसिटी के लिए ग्राफ बना रहे होते हैं तो ग्राफ हमेशा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान बनता है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ भी कहते हैं, कुछ इस तरह से ना, वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो उसमें अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगा। देखो, इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले स्लोप की। ये आपके पास इस एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट आ गया मीटर के अंदर, और यहाँ आपके पास टाइम आ गया सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया जिसको हम ओ कहते हैं, और यहाँ से आपका ग्राफ स्टार्ट होता है। तो अगर हम बात करें, आपके पास अक्सर एमसीक्यूज आता है डियर स्टूडेंट्स। वो एमसीक्यूज क्या आता है? वो एमसीक्यूज ये आता है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अस। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ वो एमसीक्यूज, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। एक बात याद रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा वेलोसिटी ही प्रोवाइड करता है, इसके अलावा और कुछ प्रोवाइड नहीं करता। स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब ये होता है कि फर्स्ट करो कि आपने एक पॉइंट यहाँ सेलेक्ट किया 1, एक पॉइंट आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया 2। ठीक है, हमने कहा कि भाई ये हमने कहा कि फर्स्ट करो कि यहाँ पर आपने एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ की, कुछ इस तरह से, ये इमेजनरी लाइन है। इसी तरह से आपने यहाँ पर भी एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ की। हमने कहा कि इस इमेजनरी लाइन और इसके दरमियान में ये जो एंगल है थीटा, दिस इज एंगल इज नोन एज थीटा। ये एंगल भी आपके पास क्या है? थीटा ही है। ठीक है, अच्छा एक बात और कि एक बात याद रखना, जब इस इमेजनरी लाइन, ये जो इमेजनरी लाइन है, ये वाली जो इमेजनरी लाइन है, और ये जो हमारे पास ग्राफ वाली लाइन है, जब इमेजनरी लाइन और ग्राफ वाली लाइन के दरमियान में एंगल 90 डिग्री से कम हो, मतलब इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो एक और मेन पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूं कि इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, इस ग्राफ के अंदर अगर थीटा 90 डिग्री से कम हो, तो एक बात याद रखना कि देन ऑलवेज रिमेंबर दैट स्लोप हमेशा क्या आएगा? स्लोप विल बी पॉजिटिव। स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा। स्लोप हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। कि अगर इस ग्राफ वाली लाइन और इस इमेजनरी लाइन के दरमियान में जो थीटा है वो 90 डिग्री से कम है, तो एक बात याद रखना कि स्लोप हमेशा पॉजिटिव ही आना है। या दूसरी एक और मैं आपको बात बताऊं, मेन पॉइंट, इफ लाइन इज स्ट्रेट लाइन, इफ ग्राफ लाइन इज स्ट्रेट, if graph line is straight
सो तब भी आपके पास जो स्लोप होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अगर ग्राफ लाइन स्ट्रेट भी है तब भी आपके पास जो स्लोप होगा डिस्टेंस वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो हम बात ये कर रहे थे कि स्लोप कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखो आपके पास एक पॉइंट ये है 1, एक पॉइंट ये है 2। हमने कहा कि जो y एक्सिस है यहाँ पर जो पॉइंट है वो y1 और यहाँ पे ये हो गया y2। ठीक है, इसी तरह से यह हो गया आपका x1 और इस पॉइंट 2 को आप सिलेक्ट कर लो तो ये आपके पास हो गया x2। स्लोप हमारे पास हमेशा निकाला जाता है tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू dy ओवर dx। ठीक है, क्योंकि dy ओवर dx, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ऊपर बेस के, वो मैं आपको वहाँ पे उलझनों में नहीं लेकर जा रहा हूँ। तो tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप। एक बात याद रखना कि ये जो थीटा होता है ना, ये वाला जो थीटा होता है इसे कहा जाता है tan थीटा, और ये tan थीटा इक्वल होता है इस ग्राफ के स्लोप के। तो tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप एंड इज इक्वल टू dy ओवर dx, और dy हमारे पास बराबर होता है y2 माइनस y1 के, और dx हमारे पास बराबर होता है x2 माइनस x1 के। अब एक देखना जरा, y2 के ऊपर है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, तो हम ये लिख सकते हैं कि r2 माइनस r1, और x एक्सिस के ऊपर हमारे पास टाइम में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं t2 माइनस t1। अब देखो ये r2 माइनस r1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 क्या बनता है, वेलोसिटी। तो मिला ना स्लोप से वेलोसिटी। ठीक है, तो स्लोप से वेलोसिटी मिल गई ना। अब किसके स्लोप से, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिली, वेलोसिटी मिली, और किस तरह मिली मैंने आपको वो बताया। ठीक है, अब मैं आपको ना थोड़ी डिफरेंट टाइप्स बताता हूँ स्लोप उसकी ग्राफ की, कि ग्राफ किस किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद होने चाहिए। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, एक ग्राफ तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। पहला ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसे बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास बनता है कुछ इस तरह से। ये आपका जो x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होती है, यहाँ टाइम होता है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। अच्छा, ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है इसका जो स्लोप होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, दूसरे ग्राफ की तरफ चलते हैं। दूसरा ग्राफ हमारे पास ये होता है कि इस तरह से, इसमें एक और ग्राफ आपको दिखाया जाता है। ये आपके पास दो एक्सिस आ गए, ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम। ये ग्राफ है, इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट, हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई इसमें एक मेन पॉइंट लिख सकते हैं, d इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, d इज नॉट, अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, सो ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ठीक है, दूसरा ग्राफ आपके पास ये होता है। तीसरा ग्राफ हमारे पास होता है पैराबोलिक कर्व। पैराबोलिक कर्व हमारे पास क्या होता है, पैराबोलिक कर्व। तो पैराबोलिक कर्व में क्या होता है प्यारे बच्चों, पैराबोलिक कर्व के अंदर होता है ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, ये कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, एक बात याद रखना कि ये जो कर्व होता है इसके अंदर भी हमारे पास जो वेलोसिटी आती है वो हमेशा पॉजिटिव ही आती है। फोर्थ नंबर पे जो ग्राफ होता है
वो 4th नंबर वाला जो ग्राफ है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है कुछ इस तरह से, जिसको हम कहते हैं कॉन्केव अपवर्ड। ठीक है, कॉन्केव अपवर्ड ग्राफ। अगर आपने ये लेक्चर अच्छी तरह से सुन लिया तो इंशाल्लाह आपका जो न्यू बुक है उसमें से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये कुछ इस तरह से बनता है, तो इसमें भी आपकी जो वेलोसिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि यहाँ पर देखो जहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और जहाँ पे इंक्रीज होगी वो पॉजिटिव ही होगी। अच्छा, आपको एक और ग्राफ दिया जाता है और पूछा ही जाता है, लेट सपोज कि आपके पास ये ग्राफ है जिसको हम क्या कहते हैं, ये। ठीक है, तो इसके अंदर याद रखना जो वेलोसिटी होती है वो नेगेटिव होती है, और उसको कहा जाता है कॉन्केव डाउनवर्ड ग्राफ। ठीक है, कॉन्केव डाउनवर्ड ग्राफ, कॉन्केव डाउनवर्ड ग्राफ। नेक्स्ट है हमारे पास आपसे पूछा जाता है कि बताओ, आपको एक ग्राफ दिया जा रहा है कुछ इस तरह से, ऐसे करके आपको एक ग्राफ दिया जा रहा है, बताओ वेलोसिटी कहाँ कहाँ जीरो होगी। तो एक बात याद रखना, जब इस तरह के ग्राफ दे दिए जाए तो वेलोसिटी इसके मैक्सिमम पॉइंट्स पर जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के लिए रुकेगा, वेलोसिटी मैक्सिमम पॉइंट्स पर जीरो होगी। ठीक है, आपको ये पॉइंट भी दिया जा सकता है कि बताओ वेलोसिटी कहाँ कहाँ जीरो होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये होता है कि क्या इज इट पॉसिबल टू ड्रा द ग्राफ लाइक दिस, क्या ऐसा मुमकिन है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो इस तरह की एक शक्ल बने। तो एक बात याद रखना, ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ऐसा ग्राफ आज तक ना बना है, ना बनेगा, और ना ही कभी बन सकता है। क्लियर है यहाँ तक? सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इस तरह के और भी बहुत सारे MCQs हमारे पास मौजूद हैं। हमने स्टार्ट किया है ऑनलाइन फिजिक्स कोर्स फॉर फर्स्ट ईयर क्लास, आइए वो भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको हर प्रॉब्लम से हम निकाल सकें। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।